नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफलतागंज पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे होंगे कि कुछ वीडियो हमने हिंदी की डाल रखी हैं अपने चैनल पर और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप कोरोना में स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले भी स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को आगे बढ़ा पा रहे होंगे आप सभी। तो थोड़ा बहुत सहायता देने के लिए हम फिर से उपस्थित हैं सफलतागंज चैनल के माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी में, तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे आज और थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब कि जो है हिंदी है उसका जो साहित्य है किस तरीके से डेवलप होता है, किस तरीके से विकसित होता है, उसके इतिहास को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द दिया हुआ किस भाषा का है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि हिंदी शब्द है किस भाषा का है। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, जो हिंदी शब्द है वो अरबी फारसी का है। जो हिंदी शब्द है ये अरबी फारसी भाषा का है। अरबी फारसी भाषा का शब्द है। अब ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस तरीके से होती है इसके विषय में हम थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आप लोग समझते हैं कि जो आपका भारत है, भारत के जो मैप को आप देखते हैं तो आप देख पाते हैं जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, हालांकि हमें मैप बनाना आता नहीं है, तो ये आपका नॉर्थ होता है और ये साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। देन आप अगर समझते हैं कि यहाँ पर आपका हिमालय होता है और हिमालय से निकल के एक यहाँ से प्रवाहमान नदी जो है वो सिंधु नदी है और इधर अरब सागर में गिर रही होती है। तो अरब सागर में गिर रही होती है। यदि आप भारतीय इतिहास को थोड़ा समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भी आक्रमण होते हैं भारत पर, वो मैक्सिमम कहाँ से होते हैं, नॉर्थ और वेस्ट से, मतलब कि उत्तर और पश्चिम से लगातार आक्रमण होते रहे। आक्रांताओं के आक्रमण यहाँ से हुए और यही क्या होते थे, आपके अरब कंट्री होती थी। तो जो लोग अरब से आते थे वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो सिंधु नदी बह रही थी, इस सिंधु नदी को वहां पर होता क्या है कि जो सा होता है तो वो लोग सा का उच्चारण हा में करते हैं और जो धा होता है धा का उच्चारण करते हैं दा में। साथियों, उन्होंने क्या किया, वहां से आते हैं और भारत तरफ बढ़ते हैं तो होता क्या है कि सिंधु नदी पड़ती है, तो सिंधु नदी को पार करते हैं तो उनके वहां जो सा होता है इसका उच्चारण हा में होता है और धा का उच्चारण वो दा में होता है। तो इस तरीके से इनका अटैक होता है। तो ये सिंधु नदी को हिंदू बोलते हैं। सिंधु नदी थी, इन्होंने इसको क्या नाम दिया, हिंदू नाम दिया। तो ये नदी हिंदू कहलाने लगी इनके तरीके से। फिर होता क्या है कि हिंदू जो होता है, हिंदू में इन्होंने क्या किया, ई प्रत्यय जोड़ दिया। ये ई जो है अरबी फारसी का प्रत्यय होता है, हिंदू में क्या किया इन्होंने ई प्रत्यय को जब जोड़ा तो ये क्या कहलाती है, हिंदी कहलाती है। ये क्या कहलाई है, हिंदी कहलाई है। तो जैसे कि आपने एक इकबाल शायर हुए हैं, उनकी एक लाइन है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो होता क्या, वहां पर जो हिंदी शब्द है वहां पर जो हम लोग दो तरीके से हिंदी के अर्थ को समझते हैं। एक क्या होता है, हिंदी है हम, मतलब कि उनका कहने का आशय क्या है कि जो इस नदी के पार, उन्होंने क्या बोला है, सिंध को हिंद बोला है और हिंद से ई प्रत्यय के माध्यम से हो गया हिंदी। तो उन्होंने बोला कि हिंदी, इधर का जो क्षेत्र है वो हिंदी कहलाता था, तो जिससे बोला इन्होंने हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो इनका कहने का आशय है कि इस नदी के पार का जो क्षेत्र है वो हिंद कहलाता है और यहाँ के जो समस्त निवासी है वो हिंदी कहलाएंगे। जैसे सिंध के सिंधी कहलाएंगे, बंगाल के बंगाली कहलाते हैं, उसी तरीके से क्या होगा, हिंद क्षेत्र था तो हिंदी कहलाए। एक तो शब्द का अर्थ जो है इस रूप में होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा हिंदी भाषा के रूप में। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो हिंदी शब्द का अर्थ हिंदी भाषा के रूप में लेते हैं, परंतु हिंदी है हम, हिंदुस्तान वतन है हमारा, इसका जो आशय है वो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो इसका जो एक क्रम पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिंदी जो है वो किस रूप से डेवलप हुई है। तो सबसे पहले था सिंधु, देन क्या हुआ, हिंद हुआ, उसके बाद
हिंदी हो गया ई प्रत्यय जोड़ने से, और फिर क्या हुआ, यहां से हिंदी निकल के आती है। तो आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं सिंधु, हिंदू, हिंदी, और फिर बन जाती है आपकी हिंदी। तो इस तरीके से हिंदी का डेवलप हुआ। और ये जो बोला जाएगा हिंदी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो अरबी फारसी शब्द है। अरबी फारसी शब्द है। क्यों होता है, क्योंकि सिंधु, इन्होंने सिंधु थी और सिंधु को हिंदू बोला, क्योंकि होता क्या था कि सा का हा बोलते थे और धा का दा बोलते थे। तो इस तरीके से हिंदी शब्द के इतिहास को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं बात को अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। और बात यदि आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो जो आप वीडियो देखेंगे उसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो ये हो जाता है हिंदी का इतिहास। उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया किस भाषा का है, अरबी फारसी का है। क्यों है वो हमने बता दिया। और इसका विकसित रूप क्या है, सिंधु, फिर हिंदू, हिंदी। और उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बात होती है कि हिंदी जो है, हिंदी की आदि जननी, एक क्वेश्चन और उठता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। हिंदी भाषा की आदि जननी, आदि मतलब प्रारंभ, मतलब कि हिंदी जो है इसका उद्भव किस भाषा से हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दूसरा, पहला क्वेश्चन हमने इसको बताया, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा की आदि जननी दोस्तों क्या कहलाती है, संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है, संस्कृत कहलाती है। यदि आपने इतिहास को पढ़ा है तो समझते हैं कि जब प्रागैतिहासिक काल के बाद आप वैदिक काल में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, संस्कृत का यूज हो रहा होता है। संस्कृत का यूज होता है तो फिर होता क्या है कि ये पूछ लेता है भाषा विकास। तो सबसे जो प्राचीन लैंग्वेज होती है वो दोस्तों होती है आपकी संस्कृत। और संस्कृत के बाद क्या होता है, इसका जो परिवर्तित रूप हो जाता है वो पाली कहलाता है। देन दोस्तों क्या हो जाता है, ये प्राकृत हो जाता है। और उसके बाद फिर हो जाता है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब होता है परिवर्तित हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो ये चीज अवहट्ट कहलाती है। अवहट्ट को आप परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। और अवहट्ट के बाद आती है आपकी प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी, तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी ये है, लेकिन इससे पहले सबसे प्राचीन थी वो संस्कृत थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन हिंदी। तो ये होता है इस भाषा विकास का रूप, किस तरीके से आपकी हिंदी डेवलप होकर के आती है। तो मतलब कि दूसरा क्वेश्चन हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत हो जाएगी। और ये सीरियल पूछ लेता है कभी कभी, इसमें अल्टरनेट कर देता है, पाली की जगह प्राकृत कर देगा, अपभ्रंश अवहट्ट में कुछ परिवर्तन कर देगा। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे प्राचीन जो होती है वो संस्कृत होती है, पाली होती है, प्राकृत होती है, अपभ्रंश अवहट्ट और प्राचीन हिंदी। इस आप सीक्वेंस को याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बात आती है जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, थोड़ा हमने जानकारी इकट्ठा कर ली है, दिन हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि साथियों बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, तो इसको लिखने का जो सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है, किसने लिखने का प्रयास किया होता है, तो एक साहब थे फ्रेंच विद्वान। एक फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गारशद ताशी। एक साहब होते हैं, फ्रेंच विद्वान है, गारशद ताशी। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का जो प्रयास होता है सर्वप्रथम इन साहब के द्वारा किया जाता है। परंतु जैसे क्वेश्चन दो तरीके से आएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो है वो लिखा किसके द्वारा गया है और किसके द्वारा सर्वमान्य है, तो वो क्वेश्चन अलग हो जाता है। और ये क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा, तो इन साहब के द्वारा, फ्रेंच विद्वान गारशद ताशी के द्वारा। और जो सर्वमान्य है वो किसका है, वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हम आगे बात करेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। फ्रेंच विद्वान गारशद ताशी ने सबसे पहले लिखने का प्रयास किया होता है। तो लिखने का प्रयास इनके द्वारा होता है। एक क्वेश्चन और यहां से आता है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके काल विभाजन पर प्रकाश सर्वप्रथम किसने डाला होता है, तो वो होते हैं साहब एक जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन पर सबसे पहले प्रकाश डाला है। काल विभाजन का सर्वप्रथम श्रेय जो होगा वो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब को जाएगा।
और सर्वप्रथम लिखने का जो श्रेय है वो फ्रेंच विद्वान गार्सस दासी को। 2 क्वेश्चन ये हो जाते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो इसका किस तरीके से विभाजन होता है बड़ी सरलता के साथ हम आपको समझाएंगे। थोड़ा ध्यान देते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो बात आती है कि जैसे कि हमने बताया, जो सबसे प्राचीन भाषा होती है वो संस्कृत होती है। तो हम थोड़ा विभाजित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि जो वैदिक संस्कृति होती है वहां पर आर्य लोग निवास करते हैं और आर्यों की भाषा संस्कृत होती है। और तो वही बात आती है कि सबसे पहले आर्य भाषाओं को हम डिवाइड करते हैं। तो बात आती है भारतीय आर्य भाषा। जो भारतीय आर्य भाषा थी वो 3 भागों में डिवाइड होती है। जैसे कि हम देखते हैं इसको, या इस हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सबसे प्राचीन चीज होती है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। उसके बाद जो सेकंड होता है वो दोस्तों होता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और उसके बाद जो थर्ड आता है स्टेप वो होता है आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो दोस्तों इसका हम टाइम पीरियड देखते हैं किस तरीके से विभाजित हुआ है। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मतलब कि आर्यों की भाषा जो होती है यहाँ पर, वो कौन सी भाषा होती है? वो दोस्तों यहाँ पर होती है संस्कृत। कौन सी होती है? संस्कृत होती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रॉक्स माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य का होता है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य का माना जाता है। अप्रॉक्स टाइम हम लेते हैं। और यहीं पर होता है क्या कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है ये संस्कृत थी, और संस्कृत भी थी यहाँ पर दोस्तों 2 भागों में डिवाइड हो रही थी। एक आपकी कहलाती है वैदिक संस्कृत, एक साथियों वैदिक संस्कृत कहलाती है, और दूसरा जो था इसका पार्ट संस्कृत का था वो लौकिक संस्कृत कहलाती है। लौकिक संस्कृत कहलाती है। अब यहाँ पर हिंदी जो है साथियों उसमें बहुत जो ज्यादा कुछ खेल है वो शब्दों के अर्थ पर डिपेंड करता है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी लोग जो हिंदी भाषा के शब्द हैं उनको समझने का प्रयास करिए। जैसे कि यहाँ पर बात आ रही वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक मतलब किन शब्दों से बना हुआ है? तो आप थोड़ा भी अगर थोड़ा समझते हैं समझेंगे कि वेदों से, मतलब कि जब बात आती वैदिक संस्कृत की तो होता क्या है कि जहां पर जो वेदों की रचना हो रही थी तो उस समय जब संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा था तो वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। और इसका जो टाइम पीरियड दोस्तों देखा गया है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक होता है। बात समझ रहे हो ना कि जो वेदों में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है तो वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। और उसका जो दूसरा शब्द है लौकिक, लौकिक जो शब्द है वो लोक शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है समाज, मतलब कि आम जनता। जैसा कि आप लोकतंत्र समझते हैं इंडियन पॉलिटी में, लोकतंत्र मतलब कि जनता का शासन। तो उसी तरीके से लौकिक हुआ, अर्थात यहाँ पर वेदों में लिखी गई। और यहाँ पर क्या होता है कि जब तत्काल मतलब उसी समय में जो वहां का आम जनमानस था उसके माध्यम से जब संस्कृत भाषा को बोला जा रहा होता है तो वो क्या कहलाती है? लौकिक संस्कृत। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि तत्कालिक समय की जो घटनाएं थी जिस भाषा में लिखी गई वो क्या कहलाएंगे? लौकिक संस्कृत। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे रामचरितमानस की बात आती है या रामायण की बात आती है, महाभारत की बात आती है, तो ये क्या है? ये जो घटनाएं हैं ये तत्कालिक समय के समाज पर डिपेंड रही किताबें हैं। तो मतलब कि लोगों के ऊपर जो कालखंड था इसमें जो लोगों के द्वारा की गई घटनाएं होती हैं उनकी रचना की गई तो लौकिक संस्कृत कहलाती है। और इसका जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों वो होगा 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इतना आपको याद रखना है थोड़ा सा।
यहाँ पर वेदों में, यहाँ पर लौकिक संस्कृत। पूछ ले लौकिक संस्कृत में कौन सी रचनाएं हुई, तो दोस्तों लौकिक संस्कृत में रामायण हो जाती है आपकी, महाभारत हो जाती है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो वेदों में प्रयोग होता था, संस्कृत भाषा वेदों में थी, यहाँ पर रामायण और महाभारत, क्योंकि ये आपको पता है कि ये क्या थी, उस समय के जो समाज में लोग थे उनके ऊपर डिपेंड थी। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मध्यकालीन में। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथियों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको बताया था वो क्या होता है, संस्कृत था, उसके बाद क्या था, पाली, उसके बाद क्या था, प्राकृत था, और उसके बाद अपभ्रंश था, और उसके बाद अवहट्ट होता है, और फिर क्या होता है, हिंदी होता है। आपने लिख रखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बात किसकी हमने की है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में केवल संस्कृत का प्रयोग होता है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होते हैं संस्कृत बात क्या आती है, पाली। तो जैसे कि हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो दूसरी भाषा आती है वो आती है पाली। तो अब पाली की बात करते हैं तो पाली क्या होता है, जैसा कि आपने पढ़ा, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है इतिहास को, तो इतिहास में जब आप महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं तो या बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जो ग्रंथ होते हैं बौद्ध धर्म के वो सारे किसमें लिखे जा रहे होते हैं, पाली भाषा में। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध के उपदेश का है या बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ होते हैं वो किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। तो ये बात आती है कि बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो क्या होती है, पाली होती है। तो पाली हो गई। उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक हो जाता है। और फिर दोस्तों इसी के आगे फिर बढ़ते हैं, पाली के बाद जैसा कि आपने देखा दूसरा क्रम क्या है, प्राकृत। तो प्राकृत में क्या होता है, ये प्राकृत आ जाती है। फिर आप देखते हैं जो प्राकृत भाषा है, आप इतिहास पढ़ते हैं समझ में आता है आपको कि जैन धर्म अर्थात महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए प्रवचन या जैन धर्म के सारे ग्रंथ जो होते हैं लगभग वो किसमें लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में। तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं आपके साहब जो है महावीर स्वामी। और इसका जो टाइम पीरियड होगा दोस्तों 1 ईसा पूर्व होता है। आप क्या जाएगा, ईस्वी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक होता है। तो दोस्तों ये प्राकृत हो जाती है। इसके बाद हम आगे अपभ्रंश को पढ़ेंगे और आगे अवहट्ट को। तो अवहट्ट तक रहती है आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में। और जैसे हिंदी आती है, ये हिंदी आपकी आती है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में होती है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार सर।